दोस्तों, पाकिस्तान के लिए समस्याएं कम होने का नाम ही नहीं ले रही। जी हाँ, जितने पाकिस्तान के राज्य नहीं है, जितने उसके टेरिटरीज नहीं है, हर जगह एक नई नई मुसीबत है। दोस्तों, यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग यह है कि पाकिस्तान में एक बार फिर से आटे के लिए लाइन लग गई है। लेकिन कमाल की बात यह है, इस बार ये आटे की लाइन दूर से दूर, जी हाँ, बलूचिस्तान में या फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर में या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड गिलगित बल्तिस्तान में नहीं, बल्कि इस्लामाबाद में लगी है। जी हाँ, शहबाज शरीफ भी शायद आटे की लाइन के पीछे दौड़ते हुए दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। वो इस्लामाबाद जहां पे अमेरिकी आए थे, ईरानी आए थे, दुनिया भर के डेलीगेट्स आए थे और सबको व्यंजन परोसा जा रहा था, आज वहां पे आटे की लाइन लग गई है। भयानक किल्लत हो रही है। दोस्तों, एक तरफ ये कहानी इस्लामाबाद की है, दूसरे तरफ दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो बलूचिस्तान से न्यूज आ रहा है कि बलूचिस्तान के लीडर्स ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया है। जी हाँ, ये अगर आप देखें तो काफी ज्यादा मीडिया में कवर किया जा रहा है। और उसके साथ बलूचिस्तान के लीडर्स ने अपना नेशनल एंथम, अपना झंडा, अपना करेंसी, सब कुछ सामने डिक्लेयर कर दिया और कह रहे हैं कि 85% बलूचिस्तान आज पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल के बाहर है। आप देख सकते हैं दोस्तों, मीर यार बलोच जी हैं, उन्होंने भी एक डिटेल्ड ये जो न्यूज है सबके साथ साझा किया है। और उसके साथ रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का ये कुछ इस प्रकार का अगर आप देखें तो मीडिया ब्रीफिंग आया है जिसमें ये जानकारी दी जा रही है। तो इसमें क्या है और एग्जैक्टली क्या हो रहा है, एक तो हम वो जानेंगे। दूसरे तरफ जो कहानी है, ये एज इट इज पाकिस्तानी मीडिया में हमको देखने मिल रहा है। डॉन में, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, सब में आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद कैपिटल में रन आउट ऑफ फ्लोर। जी हाँ, फ्लार नहीं रहने वाला, आटा नहीं बचेगा इस्लामाबाद में। और उसके बाद रावलपिंडी में भी समस्याएं हैं। अब पाकिस्तानी फौज के लिए भी क्या खाने की कमी होने वाली है? देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान की फौज तो आप जानते ही हैं, आवाम को घास खिलाती है लेकिन खुद खुद पूरे मजे में रहती है। खैर, रावलपिंडी में भी वैसे फ्लार मिल्स में आटे की कमी हो रही है और इसके साथ समस्या पूरे के पूरे जो ट्विन सिटी है इस्लामाबाद रावलपिंडी, वहां पर फैल रहा है। तो क्या हो गया अचानक से, ये आटे की किल्लत कैसे हो गई, क्या यहां पर हो रहा है? आइए जरा उस पर भी डिटेल में चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। इसके सिवा आपके लिए कंसाइज एनसीईआरटी समरी हम लेकर के आए हैं। फ्री बुकलेट्स आप सभी के लिए है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल रहा है। इसके अतिरिक्त या तो आप लिंक से डाउनलोड करें या फिर इसे स्कैन कर दें, और स्कैन करके आपको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग एनसीईआरटी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एक साथ हमने कंपाइल कर दिया है। और इसी तरीके से किया है कि लेवल जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे ही सब्जेक्ट्स भी ऐड किया गया है, ताकि आप तुरंत इसे पढ़ सकें और ये आपका श्योर शॉर्ट तरीका हो फाउंडेशंस मजबूत करने का। एब्सोल्युटली फ्री है, डाउनलोड अवश्य कर लें। इसके सिवा आपका जो यूपीएससी का सपना है, मात्र 16,999 रुपए में वापस सब्सक्रिप्शन हम ले आए हैं। जी हाँ, वो पूरा होगा। एक साल की सब्सक्रिप्शन 16,999 रुपए में आपको उपलब्ध हो रही है। ये लोएस्ट एवर प्राइस है जो अनअकैडमी का रहता है, तो वो प्राइस एक बार फिर आपके लिए उपलब्ध है। आपको क्या करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है। सिर्फ इतना ही नहीं आपके लिए लाए हैं, जी हाँ, इसके अतिरिक्त आप जैसा देख सकते हैं दोस्तों, पहली बार हम आपके लिए ये भी लाए हैं। अगर आप 2 साल या उससे अधिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं जो लोएस्ट एवर प्राइस पे आपको मिल रहा है, तो उसके साथ जैसे ही आप यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो आपको 100% रिफंड हमारी ओर से दिया जाएगा। इसके सिवा दोस्तों, अगर आप सेलेक्ट नहीं होते तो सीएससी एश्योर से आपको एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाती है। ये सब तब है सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन की। यहाँ आपने मेहनत की है, जो दिखता है कि आपने कितने टेस्ट दिए, कितने क्लासेस अटेंड किए, कितना मॉक टेस्ट दिया प्रीलिम्स का, मेंस का, और उन सब से हमको कहीं ना कहीं अंदाजा लग जाएगा कि आपने मेहनत की। अगर आपने मेहनत की है तो आपको हम सब्सक्रिप्शन फिर देंगे, और अगर प्रीलिम्स क्लियर करते हैं तो 100% रिफंड मिल रहा है। ये सब दोस्तों पहली बार मिल रहा है आपको, इसको हाथ से जाने ना दें। यूज द कोड KC10, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पिन कमेंट में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आखिरकार बलूचिस्तान में क्या हुआ है? देखिए, एक स्टेटमेंट इशू किया गया है रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान के द्वारा, जो कि काफी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान से अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर चुका है और वो रिक्वेस्ट कर रहा है बाकी देशों को कि अब आप भी बलूचिस्तान को रिकॉग्नाइज करें। और इसके साथ उसने कह दिया है कि हमारा स्टेट सिंबल्स है, नेशनल फ्लैग है, नेशनल एंथम मां चुकैन बलोचनी, ये नेशनल एंथम रहेगा। करेंसी बलोची फालूस वगैरह है, उसकी भी बात हो रही है। कुछ इस प्रकार से अलग अलग करेंसी का वर्जन भी हमको देखने मिल रहा है, तो ये करेंसीज वगैरह भी होंगी। और उसके साथ उन्होंने कह दिया है कि 85% ऑफ बलूचिस्तान की टेरिटरी अब बलूचिस्तान के सरकार के पास है, पाकिस्तान का जिसमें कोई लेना देना नहीं है। मिनरल, ऑयल, गैस, रिसोर्सेज सब उनके पास है। जिसको डील करना है बलूचिस्तान से करे, पाकिस्तान को कोई कमीशन नहीं मिलेगा।
खैर दोस्तों, यहाँ पे बलूच एक्टिविस्ट है मीर यार बलोच जी, उन्होंने ये मैसेज एम्पलीफाई किया और कह दिया बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है, अब वो इंडिपेंडेंट हो चुका है और अब समय आ गया है जब दुनिया भी बलूचिस्तान को एज अ सेपरेट कंट्री रिकॉग्नाइज करे। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आप देख सकते हैं प्रेस ब्रीफिंग है, जिसमें उन्होंने कहा कि रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का जो डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो 85% ऑफ बलूचिस्तान की टेरिटरी पे कंट्रोल रखते हैं, पाकिस्तान की आर्मी नहीं करती है। और इसमें उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान इसके साथ इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करता है, उसका नेशनल एंथम सेट हो गया है, फाइनल हो गया है और नेशनल फ्लैग है, उसकी खुद की करेंसी है बलोची फलूस। और उन्होंने कहा कि अब वो 85% ऑफ बलूचिस्तान की टेरिटरी पर कंट्रोल भी बलूचिस्तान, रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का हुआ है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो उन्होंने कहा कि अब बलूचिस्तान को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। जो बलूचिस्तान की भूमि में गोल्ड है, कॉपर माइंस है, 150 से अधिक एक्टिव गैस फील्ड है, 1200 से अधिक ऑपरेशनल कोल माइन है, इन सब पे रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का कंट्रोल है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि हम इस स्टेट को एडमिनिस्टर करेंगे, हमारे सिक्योरिटी एंड डिफेंस फोर्सेज हैं, फाइटर जेट्स भले ना हो, अटैक हेलीकॉप्टर ना हो, टैंक मिसाइल या हेवी आर्टिलरी ना हो, लेकिन लैंड पे तो हमारा ही कंट्रोल है। 5 लाख पर्सनल है जो कि बलूचिस्तान मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स के हैं और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके वो पाकिस्तानी फोर्सेस को पूर्ण रूप से 85% कर दिए, 100% उखाड़ के फेंक देंगे पाकिस्तानी फोर्सेस को, ऑक्यूपाइंग फोर्सेस को 2026 के अंत तक। इसके सिवा उन्होंने ये भी बताया कि पाकिस्तान में जो बलोच है, जो पश्तून से जो पाकिस्तान आर्मी में थे या स्टेट सो कॉल्ड पाकिस्तान की पुलिस में या फ्रंटियर कोर में या लेवीज में, इन सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो बलोची थे, वैसे ही जो पश्तून थे, वो सब एक एक करके छोड़ रहे हैं और वो सब रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान में जुड़ रहे हैं। और अब हम अपने इमीडिएट नेबर्स को भी कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान ने जो किया था वो दोबारा कभी नहीं होने देंगे। पाकिस्तान मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स को अपनी भूमि को कभी एक्सप्लॉइट नहीं होने देंगे, इस पूरे इलाके को डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे। लेकिन समय है जब दुनिया रिकॉग्नाइज करे रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान को, एक नया चैप्टर लिखे इस पूरे के पूरे इतिहास में। अब दोस्तों ये रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने क्लेम किया है, क्या एग्जैक्टली यहां पर हो रहा है? देखिए सबसे पहले अगर आप देखें तो इस प्रकार के स्टेटमेंट पिछले साल भी हमको देखने मिले थे मई 2025 में, और सेम मीर यार बलोच जी ने ही इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया था। लेकिन इस बार कुछ अंतर है। पहला अंतर है, इस बार एस्केलेशन बढ़ गया है। इस बार अगर आप देखें तो पिछली बार जैसा केवल हिस्टोरिक ग्रीवेंसेस इंटेंट है बनाना, वो सब नहीं है। इस बार तो है, वो कह रहे 85% हमने कंट्रोल कर लिया है। और इसके साथ अगर आप देखें तो स्टेट सिंबल, करेंसी है ना, पैरेलल आर्मी, इन सब की बात हो रही है, जो दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ग्रिप मजबूत हो रहा है बलूचिस्तान के ऊपर। दूसरी तरफ टाइमिंग देखिए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जो हमला हुआ है पाकिस्तान के ऊपर, वो बहुत ज्यादा हुआ है। जनवरी फरवरी 2026 में जिस प्रकार के कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स हुए हैं वो एक अलग लेवल पर पहुंच गए हैं। और बलूचिस्तान में जिस प्रकार से आए दिन अगर आप देखें तो टीटीपी भी हमला कर रहा है पाकिस्तान के ऊपर, बीएलए भी कर रहा है, पाकिस्तान डेफिनेटली बैकफुट पे है। बलोच लीडर्स अगर आप देखें तो क्लियरली ये समय समझ रहे हैं कि ये टाइम है जब कॉज को इंटरनेशनलाइज करना है, और वही एग्जैक्टली कर रहे हैं। और इसी वजह से आप देखें तो कहीं ना कहीं हमारी मीडिया भी वो वॉइस दे रही है कि हाँ, जो इनके जेन्युइन राइट्स हैं उनको सबको बताना चाहिए, दुनिया को उस पर चर्चा करनी चाहिए। तो वही हो रहा है, और हम भी चाहते हैं कि बलूचिस्तान कॉज पे दुनिया चर्चा करे, दुनिया कहे कि हाँ, पाकिस्तान जो कर रहा है, उसने जो कहीं ना कहीं बलोचियों के साथ जो किया है, जिस प्रकार का दुर्व्यवहार रहा है, वो दुनिया के सामने आए। तो वो पाकिस्तान के लिए एम्बैरेसमेंट भी है और जो कि सामने आ रहा है। और वही जो इन्वेस्टर्स हैं बलूचिस्तान में, फिर वो चाइना हो गया या डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका हो गया, तो उन सब के लिए भी बड़ा कंसर्निंग डेवलपमेंट है कि जो निवेश है कहीं डूब ना जाए। खैर दोस्तों, पाकिस्तान की बात करें तो उसने कंट्रोल अब तक पूरा देखिए लूज तो नहीं किया है, लेकिन ग्रिप जो है बलूचिस्तान पे वो डेफिनेटली कम होता जा रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों क्या हो रहा है इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में? पाकिस्तान का दो ही तो पावर सेंटर है। एक बड़ा पावर सेंटर है पाकिस्तान आर्मी का, रावलपिंडी। दूसरा छोटा मोटा है ना, सल्तनत चला लेते हैं ये जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और जो बाकी मंत्री हैं, ऐसे ही नाम के हैं। लेकिन चलिए, इस्लामाबाद जो उनका पावर सेंटर है, दोनों के यहां आटे की लाइन लग रही है। जी हाँ, अगर आप देखें तो इस्लामाबाद में एक सीवियर फ्लावर शॉर्टेज हो रहा है, भयानक कमी हो रही है आटे की। 45 फ्लावर मिल्स जो आटे के मिल हैं इस्लामाबाद में, वो बंद होने की कगार पे आ गए हैं। कारण है, गेहूं ही नहीं आएगा तो पिसेंगे क्या? फिर तो बस घुन ही पिसेगा। गेहूं तो है नहीं तो बस घुन पिसेंगे। वैसे तो पाकिस्तान एक्सपर्ट है ही
क्या पता वो घास पिस के रोटी बना ले घास की और सब खा भी ले। लेकिन जैसा मैंने बताया, इस्लामाबाद रावलपिंडी में तो पावर सेंटर है, ये तो बड़े लोग रहते हैं, वो थोड़ी ही घास की रोटी खाएंगे, वो तो आम आवाम के लिए है। खैर, हुआ यूं दोस्तों, पंजाब फूड डिपार्टमेंट ने रिसेंटली साफ साफ मना कर दिया कि कोई भी गेहूं का कंसाइनमेंट पड़ोसी राज्य, कह लीजिए फेडरल टेरिटरी है वैसे तो, इस्लामाबाद नहीं जाएगा, पंजाब के बाहर नहीं जाएगा। और इसके साथ जो इस्लामाबाद के मिल हैं, वो पंजाब में उगने वाले गेहूं पे निर्भर करते थे, वही पिसता था आटा और वही खाते हैं सब। अब पंजाब ने मना कर दिया तो गेहूं ही नहीं आएगा तो आटा कैसे आएगा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने कहा कि देखिए, अगर ये चलता रहा तो बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अड़ोस पड़ोस के जो बाकी शहर हैं, मूरी, कोटली, हर जगह भयानक किल्लत हो जाएगी आटे की। अब दोस्तों, इसके साथ अगर आप देखें तो जो प्राइसेस हैं आटे के बढ़ने शुरू हो गए, क्योंकि कमी हो गई है। वैसे ही आप देखें तो रोटी भी वहां पे, जैसे हमारे यहाँ तो घर में रोटी बनाते हैं, पाकिस्तान में कॉमन सेंट्रल प्लेस भी होता है जहां पे सब रोटी बन रहे हैं, रोटी लेके जा रहे हैं, तो रोटी की भी कीमत बढ़ रही है। वैसे ही आप देखें तो ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, डिसरप्शन हो रहा है, और इस वजह से बड़ा एम्बैरेसिंग है, क्योंकि इस बार कहीं दूर में नहीं हो रहा है, ये पाकिस्तान के पावर सेंटर में हो रहा है, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में। पिछली बार की तरह एक बार फिर आटे की लाइन लग रही है। अब दोस्तों, यहां पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, क्यों आटे की लाइन पावर सेंटर में कैसे लग सकती है, ये कैसे हो रहा है? देखिए दोस्तों, ये कोई क्रॉप फेलियर की वजह से नहीं हुआ है, ये सप्लाई चेन इशू है जो पॉलिसी ड्रिवन है, और इसके साथ स्ट्रक्चरल रूट से जो दिखा रहा है कि ये गवर्नेंस फेलियर अपने पीक पर है। दरअसल दोस्तों, इमीडिएट ट्रिगर क्या रहा इस प्रकार से जो आटे की शॉर्टेज हुई है, वो था पंजाब फूड डिपार्टमेंट, जिसने साफ साफ मना कर दिया कि कोई भी गेहूं इस्लामाबाद नहीं जाएगा। और साथ साथ अगर आप देखें तो समस्या बढ़ती गई। हुआ यूं दोस्तों, अगर आप देखें तो इस्लामाबाद में जो मिल है, उसी से जो गेहूं है वही पड़ोसी रावलपिंडी भी जाता है। अब इस वजह से, क्योंकि इस्लामाबाद गेहूं नहीं जा रहा, तो रावलपिंडी में भी आटे की कमी हो गई है। खैर दोस्तों, यहां पे अब सवाल पूछा जा रहा है, आखिरकार पंजाब सरकार ऐसा फैसला क्यों लेगी? कुछ तो कारण होगा। देखिए, एक कारण दिख रहा है कि आने वाले समय में शॉर्टेज होने वाला है। पंजाब देख रहा है कि उसका जो पाकिस्तान का पंजाब है, उसका खुद का जो कंजम्पशन है वो इतना नहीं है जितना उसके पास स्टोर है, तो जरूरी है कि इसको बचा के रखा जाए। लोकल प्राइसेस नहीं तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, स्टॉक लेवल्स उतने हैं नहीं। इससे क्या हो रहा है दोस्तों, भले ये प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी भी नहीं हो, लेकिन एक बार आप इस प्रोसेस को स्टार्ट कर देते हैं जिसमें कि आप आसपास में मिल्स में गेहूं नहीं जाने देंगे, तो कीमत अड़ोस पड़ोस में बढ़ने लगती है। एक बार कीमत बढ़ने लग जाती है तो उसका नतीजा ये होता है कि होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है। जो ट्रेडर्स हैं, मिडलमैन हैं, वो देखते हैं, अरे आज 50 रुपए का था, कल 40 का था, परसों अगर आप देखें तो 30 का था, तो हर रोज 10-10 रुपए इसकी कीमत बढ़ रही है, तो 2 दिन दबा के रख लेंगे। नतीजा क्या होगा? सब कोई जब ऐसा करेंगे तो सच में भयानक किल्लत हो जाएगी, तो कीमत 2 दिन बाद आप देखेंगे तो सीधा 100 रुपए पे होगा। तो ये समस्या होती है, तो होर्डिंग स्पेकुलेशन होता है, जिससे फर्दर प्राइस राइज होती है, और कुछ वो भी हो रहा है। दोस्तों, पंजाब ने आखिरकार परमिट क्यों सस्पेंड किया? देखिए, एक कारण बड़ा सरल है कि शॉर्टेज पाकिस्तान का पंजाब में दिख रहा है। जब वो इस्लामाबाद को वीट नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है कि वो वीट अपने प्रोविंस में ही रखना चाह रहा है, जो कि बड़ा रूटीन रवैया रहा है जब जब शॉर्टेज होता है। दोस्तों, इस बार की अगर आप बात करें, जो वीट हार्वेस्ट हुआ इस बार के स्टार्टिंग के साल के शुरुआत में, वो अगर आप देखें तो बिलो एवरेज था, ज्यादा नहीं हुआ, वीट हार्वेस्ट काफी कम हुआ है, बिलो एवरेज गया है। और इस साल जो वीट सो किया जाएगा, कहा जा रहा है, वो भी बड़ा इंपैक्टेड होने वाला है। एक तो ऑलरेडी फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ गई है, पानी, एल नीनो के बाद बरसात आते आते क्या पानी की समस्या रहेगी, हो सकता है वो भी काफी ज्यादा होगी। तो इस वजह से आप देखें तो कहा जा रहा है कि इस बार भी वीट प्रोडक्शन फर्दर और कम होने वाला है। तो ये पूरा साल वीट के लिए काफी डैमेजिंग होगा। तो पंजाब की सरकार इसलिए नहीं चाह रही कि उसका गेहूं अड़ोस पड़ोस के राज्य में जाए, वो अपने लोगों के लिए रखना चाह रही है। दोस्तों, होता यूं है, गवर्नमेंट जब प्राइस सपोर्ट अनाउंस करती है अपने फार्मर के लिए, तो फार्मर क्या करता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस फार्मर को दिया गया, तो फार्मर क्या करता है कि एमएसपी दे के सरकार को गेहूं दे देता है। लेकिन जब ओपन मार्केट में कीमत ज्यादा हो जाए, या फिर ऐसा हो जाए कि सरकार भले बोले कि मैं एक्स अमाउंट पे आपको गेहूं खरीद रहा हूं, लेकिन मालूम है सरकार पेमेंट देगी 6 महीने बाद, तो ऐसे में क्या करेगा किसान?
किसान अगर आप देखें तो सरकार की जगह ओपन मार्केट में गेहूं बेच देता है। नतीजा क्या होता है, जो ये मिल्स होते हैं जो सरकारी गेहूं को पिसते हैं और आटा बनाते हैं, उनके पास सही कीमत पे आ नहीं पाता है गेहूं, तो वो आटा भी नहीं पीस पाते। तो बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे कनेक्ट हो रही हैं। क्लियरली पाकिस्तान में एक वापस से आटे की क्राइसिस आ गई है। तो जो पाकिस्तान से हमारे मित्र देख रहे हैं, जरा बताइएगा कितनी रोटी आज आपने खाई है।